हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद प्रतिभा मैम। आप देख रहे हैं समसामयिक घटना चक्र के नागरिक शास्त्र, जो समाज विज्ञान का एक पार्ट है। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत कुछ पुराने क्वेश्चंस जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और टीजीटी पीजीटी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें देख रहे हैं भारतीय संविधान। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत भारतीय संविधान में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 11 देख चुके थे हम लोगों ने। कौन सा था? जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ तक क्वेश्चन हो चुका था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से, जो पूछा गया यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन देखिए क्या है कि किसका काल जो था वो भारतीय राष्ट्रवाद का बीजांकुरण काल कहा गया है। भारतीय राष्ट्रवाद का बीजांकुर यानी किसके काल में जो था भारतीय राष्ट्र जो था वो पूरे भारत में ये राष्ट्रवाद का बीज रोपण हो गया है। किसके कार्यकाल में? तो ये होता है, देखिए ऑप्शन ए दिया है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड रिटन और ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो इसका होगा ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन होगा सी, लॉर्ड रिटन के कार्यकाल में ये हुआ था। तो यहाँ देखिए लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीतियों ने भारतीयों को राष्ट्रीयकरण के लिए एकजुट होने के लिए प्रोत्साहित कर दिया, क्योंकि लॉर्ड लिटन जो थे इतने दमनकारी नीति लगा रहे थे भारतीयों पर कि सारे भारतीय एकजुट हो गए। आईसीएस के लिए लिटन ने भारतीयों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी, जो कि भारतीयों के मांग के विपरीत थी। 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एवं 1878 के शस्त्र अधिनियम ने भारतीयों के दमन को प्रभावी किया। इन सभी कृतियों ने भारतीयों को अंग्रेजी शासन के खिलाफ एकजुट कर दिया। इसलिए लिटन को के कार्यकाल को क्या कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का बीजांकुरण काल कहा गया है कि इनके काल में ही भारत में राष्ट्रवाद का बीजांकुर या बीज का अंकुर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि क्वेश्चन सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करिए। एकदम इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर बहुत सारे बच्चे इसको लगा भी लेंगे, अगर नहीं लगाए हैं तो ध्यान से देखेंगे कि ये दिया है महत्वपूर्ण नारा और किसने कहा है। जो नारा है किसने बोला है? वेदों की ओर लौटो। जी बिल्कुल सही, ये है दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो। दिल्ली तक चलो। करो या मरो, ये तो पता ही है। करो या मरो किसने कहा था? करो या मरो ये कहा था महात्मा जी ने। इंकलाब जिंदाबाद बिल्कुल सही स्टूडेंट्स, भगत सिंह एकदम। और दिल्ली चलो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए बी सी डी में देखिए। तो यहाँ पर दिया है इंकलाब जिंदाबाद, ऑप्शन नंबर 3 सी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जो है डी का जो है, डी का कौन सा सही है? 3 भगत सिंह। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि 3 जो एक ही में है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आज देखते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट्स की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो यूरोपीय अध्यक्ष था पहला प्रथम कौन था? ए ओह्यूम, जॉर्ज यूले, अल्बर्ट वेब या एनी बेसेंट? कौन थे प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष? तो स्टूडेंट इसका होगा ऑप्शन ए बी सी डी में होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जॉर्ज यूले तो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे। देखिए आइए देखते हैं इसका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जो थे जॉर्ज यूले थे। इन्होंने क्या किया था? चतुर्थ अधिवेशन में इनकी अध्यक्षता की थी और ये कहाँ हुआ था? प्रयागराज में संपन्न हुआ था। अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम पंथियों का विश्वास था। क्या विश्वास था उनका? शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीकों में, पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति में, स्वराज के लिए चरमपंथी तरीके में या सरकारी सेवाओं के बहिष्कार के लिए? तो इनका विचार क्या था? ये था कि राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथियों का विचार था कि शांतिपूर्व तरीके से, संवैधानिक तरीके से ये अपना कार्य करेंगे। आइए देखते हैं इसका डिफिनीशन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये पूछा गया यूपी जीआईसी परीक्षा 2009 में पूछा गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की प्रमुख पद्धति जो थी
क्या थी नेताओं की प्रमुख पद्धति की राज वामबद्ध आंदोलन यथार्थ प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग और जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। इनकी उदार नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की नीति भी कहा गया है, यानी कि राजनीतिक रूप से आप भिक्षा मांग रहे हैं, ये भी नीति कहा गया है। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि भारत को औपनिवेशिक स्टेट्स दिए जाने की मांग किसने की थी। किसको? भारत को औपनिवेशिक स्टेट। ऑप्शन देखिए, दादा भाई नौरोजी ने, शहीद भगत सिंह ने, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद ने, या ऑप्शन डी रास बिहारी बोस ने। तो इसका होगा, इसका जी हाँ बिल्कुल सही। यहाँ पे ये लोग, ये भगत सिंह भी नहीं होंगे, रास बिहारी बोस भी नहीं होंगे, चंद्रशेखर आजाद भी नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दादा भाई नौरोजी। ये पूछा गया राजस्थान पीजीटी परीक्षा में। दादा भाई नौरोजी, जिनको कहा था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इनको कहा जाता है, प्रथम भारतीय थे। ये प्रथम भारतीय थे जो 1892 में उदारवादी दल की ओर से फ्रिंसबरी ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे और अपने प्रवास के दौरान उन्होंने अंग्रेजों को भारतीयों की समस्याओं से अवगत कराने के उद्देश्य से लंदन इंडियन सोसाइटी तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक संस्थाएं स्थापित की। दादा भाई नौरोजी तथा अन्य नरम दल के नेता जो थे ब्रिटिश इंडिया के शासन के अधीन स्वतंत्रता की मांग करते रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वक्तव्य से बाल गंगाधर तिलक संबंधित नहीं थे। ये ध्यान रखेंगे, अक्सर पूछा जाता है नहीं थे, आप ये मत देखिएगा कि थे, यहाँ पे अक्सर नहीं पूछा जाता है। वह नरमपंथियों के उद्देश्य एवं तरीकों से प्रसन्न थे, वह नरमपंथियों के उद्देश्य और तरीकों से प्रसन्न नहीं थे, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों और हिंसा में विश्वास रखते थे। उन्होंने मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा नाम की 2 साप्ताहिक पत्रिकाएं प्रारंभ की। तो यहाँ पूछा गया कि कौन सा नहीं था, तो ये तो थे ही, नर लक्ष्यों को करते थे, हिंसा में विश्वास रखते थे और नरमपंथी तरीकों से प्रसन्न नहीं थे। तो इसका होगा ऑप्शन कौन सा सही होगा, नहीं थे, यानी कि ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए देखते हैं, यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया है क्वेश्चन है, कांग्रेस नेतृत्व की आवेदन निवेदन की नीति की असफलता ने देश के अंदर और खुद कांग्रेस के अंदर असंतोष पैदा किया। ब्रिटिश सरकार द्वारा लगातार कांग्रेस के प्रति अपनाई जाने वाली उपेक्षापूर्ण नीति ने कांग्रेस के युवा नेताओं जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल को अंदर से आंदोलित किया। तो यहाँ ये ऑप्शन नंबर ए गलत है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। निम्नलिखित उदारनैतिक नेताओं में से किसे चांदी की वाणी वाला वक्ता कहा गया है। किसे कहा गया कि ये चांदी की वाणी बोलते थे, किस नेता को कहा गया है। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी एम.जी. रानडे। तो इसका होगा क्वेश्चन नंबर 18 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता था। देखिए आइए, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे भारतीय उदारवादियों में सिरमौर थे। गोखले भाषण कला में अत्यंत निपुण थे। गोखले जो थे भाषण देने में अत्यंत निपुण थे। गोखले की इस भाषण कला का ज्ञान ब्रिटिश रूढ़िवादी विचारक एडमंड बर्क से प्राप्त किया था। गोखले ने यह विचार किसने प्राप्त किया था, एडमंड बर्क से प्राप्त किया था। और गोखले ने बर्क की पुस्तक रिफ्लेक्शन ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन को कंठस्थ कर लिया था और उससे भाषण कला एवं रूढ़िवाद को ग्रहण किया। गोखले संवैधानिक परंपराओं का पूरी तरह निर्वहन करते थे। वे जिस समय भारतीय सदन में भाषण देते थे उस समय पूरा सदन शांत होकर उनके विचारों को सुनता था। वे महान संसद वेता थे। लॉर्ड कर्जन ने उनकी अत्यंत प्रशंसा की। लॉर्ड कर्जन ने खुद कहा कि मैंने आज तक किसी जाति में गोखले जैसा संसदीय परंपराओं का सम्मान और पालन करने वाला योग्य वक्ता नहीं देखा। गोखले के इस चातुर वाक्पटुत्व के कारण उन्हें चांदी की वाणी वाला वक्ता कहा जाता था। तो गोखले को क्या कहा जाता था, चांदी की वाणी वाला वक्ता। और क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये गोखले से संबंधित है कि गांधी जी किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो बीजी तिलक, गोखले, रानाडे या सी.आर. दास। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। गांधी जी किसको मानते थे, ये गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे।
गोखले अपने राजनीतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे। यह स्वभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजनाओं के बवंडर से नहीं हो सकता। वह साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। गोखले के इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बना लिया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है। गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने थे? 1857, 1905, 1907 या 1912? किस समय बने थे गोपाल कृष्ण गोखले अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर सही होगा बी, 1905 में बने थे। तो 27 से 30 दिसंबर 1905 के मध्य वाराणसी में कांग्रेस का 21वां वार्षिक अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। बनारस अधिवेशन ने गोपाल को विपक्ष के नेता की उपाधि दी। इस अधिवेशन में अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो स्टूडेंट, इसी के साथ ये हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के साथ नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा। आप मेरे चैनल को अगर पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हाँ कमेंट करिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तो स्टूडेंट, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।